नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में। इस टॉपिक के बारे में आप कक्षा 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपने कक्षा 11वीं के एनसीईआरटीज में पढ़ा और अब ये यूपीएससी तक के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं, आपने जिस तरीके से इन्हें पढ़ा है ना, उस तरीके से यूपीएससी आपसे कभी प्रश्न नहीं पूछती। यूपीएससी आपसे जिन तरीकों से प्रश्न पूछती है वो यूपीएससी लेवल के होते हैं और उसके लिए आपको टॉपिक की डेप्थ में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको न केवल ये समझना पड़ता है कि हमारा आंतरिक क्रोड ठोस है, यह भी समझना पड़ता है कि वो ठोस क्यों है। न केवल आपको यह जानना पड़ता है कि ठोस होने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बल्कि यह भी जानना पड़ता है कि उस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से पृथ्वी पे अरोरा कैसे क्रिएट होता है और मंगल पे अरोरा कैसे क्रिएट होता है, उसकी अलग ही कहानी है। यह सब कुछ आपको समझना होगा, वो भी काफी डेप्थ में। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, उन्हें समझ सकें। उसके बाद में आपको अगली क्लास में जो मैग्नेटिज्म है, जो जियो मैग्नेटिज्म है, उसके बारे में समझा सकूं। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी की 3 अलग अलग परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि हमारे आंतरिक क्रोड के अंदर एक ठोस मेटेलिक बॉल है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे ऊपरी परत है, यानी कि हमारी जो भूपर्पटी है, हमारा जो क्रस्ट है दोस्तों, ये ठोस है। अभी हम देखेंगे कि कौन सी परत ठोस और द्रव होती है तो क्यों होती है। और ठोस होने के साथ ये भंगुर है। अब भंगुर होने का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक रोटी की और एक पापड़ की, या फिर एक ब्रेड की और एक टोस्ट की, टोस्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो रोटी है उस पे हथौड़ा मारने से या ऐसे मुक्का मारने से वो कुछ ऐसे कणों में बिखर नहीं जाती, वो आराम से टूटती है। लेकिन जो पापड़ है ये कणों में बिखर जाता है। ऐसी ब्रेड और टोस्ट का केस है। तो हमारी जो भूपर्पटी है ये भी ब्रिटल है, ये भी भंगुर है कि आप इस पे प्रहार करोगे तो ये जो भूपर्पटी है ये भी जल्दी से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। अब जहां तक बात है भूपर्पटी की, तो अभी आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक की क्लास नहीं पढ़ी है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी ये जो भूपर्पटी है ना, ये 2 हिस्सों में होती है। 2 हिस्सों में मतलब एक होती है हमारी महासागरीय भूपर्पटी और एक होती है दोस्तों हमारी महाद्वीपीय भूपर्पटी। कैसे? देखो यहां, ये अगर हमारी भूपर्पटी है तो ये कुछ ऐसी होती है। इसकी मोटाई हर जगह समान नहीं है, कहीं 70 किलोमीटर मिलेगी, कहीं 30 किलोमीटर मिलेगी। अब आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी हमारी भूपर्पटी है। अब ये जो हमारी भूपर्पटी है, ये जो हमारा क्रस्ट है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये हमारा ओशियानिक क्रस्ट है, यानी कि ये हमारी महासागरीय भूपर्पटी है। अभी हम आगे देखेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, हैरी हेस के सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग तरीके की चट्टानों से भी बनती है। पर फिलहाल ये समझिए कि ये जो भूपर्पटी है इसकी जो मोटाई है ये भी अलग होगी। जैसे यहां से यहां तक की जो मोटाई है वो ज्यादा है, लेकिन अगर यहीं पर हम इसको महासागरीय क्षेत्र में नापें तो ये कम है। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई महासागरीय क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई से ज्यादा होती है। और ये जो मोटाई है ये फिक्स नहीं होती है। मान लो यहां कहीं पे माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे, तो फिर माउंटेन से नापोगे तो और ज्यादा मिलेगी। मैदानी हिस्सा है, गड्ढा है, तो कम मिलेगी। ऐसा ही समुद्रों में। तो महासागरीय भूपर्पटी जो है वो महाद्वीपीय भूपर्पटी की अपेक्षा कम मोटी होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी कैसी होती है? महाद्वीपीय भूपर्पटी अधिक मोटी होती है महासागरीय वाले की अपेक्षा। यही लिखा हुआ है यहां पर, भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। ठीक, अब देखो ये जो हमारी भूपर्पटी है इसकी तो हम लोगों ने बात कर ली। अगली परत होती है हमारी पृथ्वी की मेंटल। मेंटल ना वास्तव में मेंटल जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। हमारे मेंटल में भूपर्पटी के नीचे वाली जो परत है उसमें भरा हुआ है मैग्मा। और दोस्तों ये मैग्मा होता है सेमी सॉलिड। ये मैग्मा कैसा होता है? ये मैग्मा होता है सेमी सॉलिड, मतलब कि अर्धद्रवित, दाल जैसा।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेमी सॉलिड मैग्मा है ये हमारे मेंटल में भरा हुआ है। अब हमारा जो मेंटल है ये कैसा है दोस्तों, हमारा मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 2900 किलोमीटर? इधर देखो, हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं यहां। अब यहां से यहां तक भूपर्पटी, भूपर्पटी के बाद जैसे अपन ने यहाँ पे 0 लिखा जहां पे हम खड़े होते हैं सतह पर, समुद्री अधिस्थल से नापते हैं तो वहां पे 0 लिखा और वहां से हमने नापा तो आप देख सकते हो लगभग लगभग आपको कहीं 30 किलोमीटर की कहीं 70 किलोमीटर की भूपर्पटी मिली। उसके बाद शुरू हो जाएगा आपका मेंटल, जैसे लगभग 100 किलोमीटर की भी ज्यादा से ज्यादा भूपर्पटी मान ली तो उसके बाद 2900 किलोमीटर का होगा ये मेंटल। अब दोस्तों जो मेंटल होता है ना उसकी भी जो ऊपरी परत है वो कहलाती है दुर्बलता मंडल। जो हमारा पूरा का पूरा मेंटल है उसकी जो ऊपरी परत है, ऊपरी कितनी 400 किलोमीटर तक, पूरा जो 2900 किलोमीटर तक मेंटल फैला है उसमें जो ऊपरी 400 किलोमीटर की परत है वो दुर्बलता मंडल कहलाती है। ध्यान से पढ़िए इसको। क्यों ध्यान से पढ़िए? ध्यान से इसलिए पढ़िए दोस्तों क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, वॉल्केनो की, तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये हमारी पृथ्वी की परत है। अब यहीं पर जो प्राकृतिक छिद्र है वो हमारे ज्वालामुखी हैं। तो ये तो हो गई हमारी भूपर्पटी, लेकिन ज्वालामुखी में जो लावा निकल करके आता है ये लावा कहां से आता है? ये लावा क्रोड से नहीं आता, बल्कि दोस्तों ये लावा निकल करके आता है कहां से? ये लावा निकल करके आता है मेंटल से। और मेंटल में भी किसमें? मेंटल की जो ऊपरी परत है, मेंटल की जो ऊपरी परत है दुर्बलता मंडल, वहीं से निकल करके आता है यह लावा। अब आपका प्रश्न होगा कि जब ये लावा आता है तब तो ये द्रवित स्वरूप में होता है, और आपने कहा कि जो मेंटल है उसमें जो मैग्मा है वो कैसा है? उसमें जो मैग्मा है वो सेमी सॉलिड स्टेज में है। तो फिर जो ये लावा बाहर आता है, देखो जो अंदर मैग्मा है ना वही पदार्थ जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो फिर ये जो लावा आता है ये लिक्विड फॉर्म में क्यों दिखता है समझा रही हूं, पर अभी इतना समझिए कि हमारा जो मेंटल है उसमें जो पदार्थ भरा हुआ है मैग्मा वो सेमी सॉलिड है, और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति में जो पदार्थ आता है, जो लावा आता है, वो लावा इसी मेंटल की ऊपरी परत दुर्बलता मंडल से आता है। ठीक, अब सुनो, यहां पर ना कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। हम लोग जब भी मुझे पता है आपके मन में बहुत से प्रश्न हैं, एक एक करके सब सॉल्व हो जाएंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं लिथोस्फेयर की तो लिथोस्फेयर में हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या भूपर्पटी ही स्थल मंडल है? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। हमारी जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई कहीं 70 किलोमीटर, कहीं 40 और कहीं 30 किलोमीटर है। तो हमारी पूरी भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलाकर हमारी पूरी भूपर्पटी जो लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की हो सकती है और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलाकर स्थल मंडल कहलाता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा मतलब कि वही 400 किलोमीटर का दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर नहीं, पूरा का पूरा एस्थेनोस्फेयर नहीं, बल्कि मेंटल का जो शुरुआती 100 किलोमीटर का हिस्सा है, मेंटल का जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है शुरुआती 100 किलोमीटर का, बस उतना हिस्सा लेना है आपको। तो पूरी भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी 100 किलोमीटर का हिस्सा ये मिलकर कहलाते हैं क्या? दुर्बलता मंडल। अब दोस्तों ये मिलकर के क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल। अब आप लोगों ने अभी जो पढ़ा उसमें आपके मन में अभी बहुत से प्रश्न शेष हैं। आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेंटल सेमी सॉलिड क्यों है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें लिक्विड क्यों आता है, वो सब बता रही हूं। बट पहले थोड़ा सा क्रोड के बारे में जान लो। हमारी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड, हमारी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे 0 से करीब 200 किलोमीटर तक का स्थल मंडल, उसके बाद ये 2900, यही 0 से 100 पे खत्म हो गई भूपर्पटी, 2900 पे खत्म हुआ मेंटल, यहां से 6371 तक जाएगा क्रोड। अब दोस्तों ये जो क्रोड है ना इसे भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है हमारा आउटर क्रोड और एक होता है इनर क्रोड, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। अब दोस्तों ये जो आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड है ना इनमें भी बड़ी दिलचस्प चीज है। हमारा जो बाह्य क्रोड है वो द्रवित अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। बाह्य क्रोड जो है वो द्रवित अवस्था में है, तरल अवस्था में है, और जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है।
अब इस चीज को आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों। दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी पदार्थ के बारे में बात करते हो कि कोई भी जो पदार्थ है ये ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा, तो हम उसके बारे में किस आधार पे बात करते हैं? उसके अणुओं की संरचना के आधार पे, उसके अणुओं की संरचना के आधार पे। अगर सारे के सारे जो अणु हैं वो बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो हम कहते हैं कि ये चीज सॉलिड है, ये ठोस है। अगर अणुओं के बीच में गैप ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं? अणुओं के बीच में अगर गैप ज्यादा होता है तो दोस्तों हम कहते हैं कि ये जो चीज है ये लिक्विड है, द्रवित है। और अगर वहीं पर ये गैप बहुत ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ये चीज गैस है, ये चीज गैस है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तो तापमान के बढ़ने से क्या होता है ना, अणुओं के बीच का जो बंधन है, जो परमाणु बल है, वो कमजोर होने लगता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे अणु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो तापमान बढ़ा तो सॉलिड बनता है लिक्विड, लिक्विड बनता है गैस। लेकिन दोस्तों वहीं पे इसका उल्टा होता है दाब, प्रेशर। जैसे जैसे किसी चीज पे दाब बढ़ता है, जैसे जैसे किसी चीज पे दाब बढ़ता है तो अणु पास आते हैं। गैस के अणु पास आएंगे वो द्रवित बनेगा, द्रवित के अणु और पास आएंगे वो सॉलिड बनेगा। मतलब कि दाब ज्यादा होता है तो चीजें ठोस होने लगती हैं, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो चीजें लिक्विड होने लगेंगी। अब यही चीज होती है हमारे क्रोड के साथ, यही चीज होती है दोस्तों हमारे क्रोड के साथ। हमारा जो आंतरिक क्रोड है, हमारा जो आंतरिक क्रोड है ना दोस्तों, उस आंतरिक क्रोड की कहानी क्या है? वहां पर तापमान तो बहुत ज्यादा है लेकिन दाब उस तापमान से भी ज्यादा है, और तापमान से ज्यादा प्रेशर होने की वजह से हमारा जो आंतरिक क्रोड है ना जी, वो ठोस है। जबकि जो बाह्य क्रोड है वहां पे दाब से भी ज्यादा तापमान है, इसीलिए वह द्रवित है, इसीलिए वह द्रवित है। जब भूपर्पट्टी की बात करते हैं तो यहां तो तापमान बहुत कम है इसलिए ये ठोस है। और फिर जब हम लोग बात करते हैं मेंटल की, दोस्तों मेंटल बेचारा सच में मेंटल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोड से उसको तापमान मिल रहा होता है और ऊपर भूपर्पट्टी से उसको दाब मिल रहा होता है। तो यहाँ पे दाब और तापमान दोनों ही इतने ज्यादा होते हैं कि वो ना सॉलिड हो पाता है ना लिक्विड हो पाता है, और वो सेमी सॉलिड बन जाता है। अब आपका प्रश्न कि मैडम ये जो हमारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं इनमें जो लावा निकलता है लिक्विड क्यों होता है? यहां पर चीजें पूरी तरीके से लिक्विड क्यों नहीं बन पा रही थी मेंटल में? क्योंकि दाब ज्यादा था, क्योंकि दाब ज्यादा था। अब जैसे ही यहां पर ज्वालामुखी के लिए छिद्र खुलता है तो इस जगह का जो दाब है वो कम हो जाता है, जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, और प्रेशर रिलीज होने की वजह से यहां का थोड़े से हिस्से का जो मैग्मा है वो द्रवित हो जाता है, और वो द्रवित मैग्मा ही बाहर आता है जिसे हम लावा कहते हैं। ठीक, जिसे हम लावा कहते हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा दोस्तों? पहले उसको देख लेते हैं। हमने देखा हमारी पृथ्वी की 3 परतों के बारे में। सबसे पहले हमने बात की भूपर्पट्टी की। भूपर्पट्टी के बारे में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि ये हमारी सबसे बाह्य ठोस व भंगुर परत है। फिर हमने चर्चा की मेंटल की। मेंटल में हमने क्या समझा? भूपर्पट्टी के बाद 2900 किलोमीटर तक मेंटल फैला है, जहां मैग्मा अर्धद्रवित अवस्था में, व्याप्त है।
और फिर हमने और हाँ, यहां पे एक और चीज देखी, ऊपरी 400 किलोमीटर मेंटल की परत क्या कहलाती है? दुर्बलता मंडल कहलाती है। दुर्बलता मंडल कहलाती है। ठीक, दुर्बलता मंडल कहलाती है। तो ये भूपर्पटी की बात हुई, मेंटल की बात हुई। फिर हमने किसके बारे में जाना? तो दोस्तों फिर हम लोगों ने जाना है क्रोड के बारे में। फिर हम लोगों ने जाना है क्रोड के बारे में। अब क्रोड के बारे में क्या जाना है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं क्रोड की। अगले पेज पे कर लेती हूँ वरना कंजूसी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं क्रोड की, तो हमने जाना कि क्रोड दो अवस्था में है। हमारा जो बाह्य क्रोड है, जो बाह्य क्रोड है वो कैसा है? वो तरल अवस्था में है, वो द्रवित अवस्था में है। उसके बाद जो आंतरिक क्रोड है, जो आंतरिक क्रोड है वो कैसा है? वो ठोस अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में है। ठीक, और ऐसा क्यों है? क्योंकि आंतरिक क्रोड में जो दाब है वो तापमान से ज्यादा है और बाह्य क्रोड में तापमान दाब से ज्यादा है। अब क्या होता है ना दोस्तों, इसी क्रोड की वजह से, इसी क्रोड की वजह से हमारी पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता है मैग्नेटिज्म। क्यों? आपने कभी भी अगर कोई ऐसे लोहे की छड़ देखी है और इस लोहे की छड़ में हम इस तरीके से बिजली का करंट दौड़ाते हैं, तो ये जो लोहे की छड़ है ना, ये एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं कि जब बात आती है हमारी पृथ्वी की, जब बात आती है हमारी पृथ्वी की, सो दोस्तों हमारी पृथ्वी पे भी क्या होता है ना, हमारा जो आंतरिक क्रोड है, हमारा जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस है और वो ठोस होने के साथ लोहे से बना हुआ है। वो ठोस होने के साथ लोहे से बना हुआ है। क्या हुआ था, जब हमारी पृथ्वी एक नवीन ग्रह थी, उस समय पदार्थों का विभेदन हो रहा था और पदार्थों का विभेदन होते हुए जितने भी भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के बीच में आ गए। तो जितना भी लोहा है वह पृथ्वी के बीच में है। फिर जैसे जैसे आप मेंटल में जाओगे लोहे की मात्रा कम है, भूपर्पटी पर और कम मिलेगी। तो अंदर सबसे जो आंतरिक क्रोड है वहां पे लोहा है और ठोस अवस्था में है। जो बाह्य क्रोड है वहां भी लोहा है। अरे ऑरेंज कलर क्यों नहीं आ रहा है? आ गया। जो बाह्य क्रोड है वहां भी लोहा है लेकिन द्रवित अवस्था में है। और जो बाह्य क्रोड है ना, वहां पे आप देख सकते हो तापमान बहुत ज्यादा है। तो इतने अधिक तापमान पे जो बिजली की तरंगे हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, विद्युतीय तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। सेम बात, लोहे की ठोस चीज, आसपास विद्युतीय तरंगे, तो क्या होने लगता है, यहां से चुंबकीय तरंगे पैदा होने लगती हैं। चुंबकीय तरंगे पैदा होने लगती हैं। चुंबकीय तरंगे ऐसी चलती हैं, सो यहां पर भी चुंबकीय तरंगे पैदा हो गई। ठीक, दिस इज जियोमैग्नेटिज्म। अब ये जियोमैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए कैसे जरूरी है, ये सब कुछ हम सीखेंगे अगली क्लास में। मैं आशा करती हूं आज की क्लास में जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जो भी डाउट लिखेंगे वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप लोग जानते हैं कि अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ते हैं तो यही टॉपिक आपको इतनी गहराई से पढ़ाए जाते हैं कि आप भूगोल को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे जीना सीखते हैं। और भूगोल को जीते जीते यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस के प्रश्न कब सॉल्व हो जाते हैं ये तो आपको भी पता नहीं चलता। तो अगर आप सच में आईएएस ऑफिसर बनने के प्रति बहुत सीरियस हैं तो आप अनअकैडमी प्लस से जुड़िए, अभी जुड़िए। और जो डिस्काउंट कोड आपको उपयोग करना है, इट्स अपूर्वा 23, APOORVA 23। धन्यवाद।